बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो वटे सटे की शादी के मुतल्लिक है और ये एक बहन की दर्दनाक कहानी है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो कहती हैं कि शादी के वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। वालिदैन इतनी कम उम्री में मुझे शादी के बंधन में बांधना नहीं चाहते थे। अभी तो मैंने मैट्रिक का इम्तिहान भी नहीं दिया था, लेकिन हालात के हाथों मजबूर हो गए। हालात ये हुए कि हमारे पड़ोस में उन्हीं दिनों एक नया कुंबा आकर आबाद हुआ था। ये हमारे लिए अजनबी लोग थे। वालिदैन ने ज्यादा मेल जोल ना बढ़ाया, ये सोचकर कि पहले पता तो चले कि ये किस तरह के लोग हैं। कुंबा मुख्तसर था, एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ बाप अधेड़ उम्र थे और खुशहाल घराना था। कुछ अरसा खामोशी से वक्त गुजरा। उन्होंने मिलने की कोशिश की और ना कोई हमारी जानिब से आया गया। अब मेरे वालिदैन सोचने लगे कि पड़ोसियों से बिल्कुल कोई वास्ता ना रखना भी एक तरह की बदअखलाकी होती है। हमसाया माँ जाया ऐसे तो नहीं कहते। दुख सुख में करीबी लोग ही काम आते हैं। अम्मी सोच ही रही थीं कि किसी दिन पड़ोसन से जाकर दुआ सलाम कर लें। तभी एक रोज दरवाजे पर बेल हुई। मैंने देखा कि सामने एक खुश शक्ल अधेड़ उम्र खातून खड़ी हैं। उनके हमरा जवान साल बेटी भी थी जो खासी खूबसूरत और फैशनेबल थी। ये दरवाजा खुलने की मुंतजिर थी। कहने लगी कि हम पड़ोस से आए हैं, सोचा कि आप लोगों से मुलाकात करें। मैंने कहा जी अंदर आ जाइए। मैंने उन्हें खुशदिली से कहा और उनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया। अम्मी को बताया कि बराबर वाले घर से माँ बेटी मिलने के लिए आए हैं। अम्मी ने मुझे चाय लाने को कहा और खुद उनके पास बैठकर बातें करने लग गईं। खातिर मदारात के बाद वो कुछ देर बैठकर चली गईं। वालदा को खातून ने काफी मुतासिर किया था। बेटी भी बाअखलाक और तमीजदार थी, मगर उसके कदरे फैशनेबल होने पर वालदा को एतराज था। तभी मैंने कहा कि अम्मी जान, जमाना अब बदल चुका है। आजकल सभी लड़कियां बन संवर कर रहती हैं, तो भला आपको क्या एतराज है? ये उनका जाती मामला है। सजल आपकी बहू तो नहीं होने जा रही है जो आपको उसकी सज धज खुल रही है। इस पर अम्मी जान खिसिया कर रह गईं। कहने लगी कि अरे लड़की, तू तो बस जरा सी बात पर जरा शुरू कर देती है। हाँ भाई, जो जैसा पहनावा पहने, हमको भला क्या। खैर, इसके बाद पड़ोसियों का हवा खत्म हुआ और हमारा उनके यहाँ कभी कभार का आना जाना होने लगा। उन दिनों मेरे भाई ने MBA कर लिया था और उनको नौकरी की तलाश थी। मैं 10वीं में थी और सजल BA में पढ़ रही थी। एक रोज वो हमारे घर आई और अम्मी से इस्तदा की कि उसे अंग्रेजी ग्रामर में दुश्वारी होती है, अगर रियान थोड़ी सी मदद कर दिया करें तो बहुत एहसानमंद होंगी। अम्मी ने कहा कि बेटी, मैं रियान से कहूँ कि वो जरूर पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर देगा। पहले तो भाई राजी ना होता था कि मुझे किसी लड़की से सर नहीं खपाना है। फिर मन्नत समाजत पर राजी हो गया क्योंकि सजल से मेरी अच्छी खासी दोस्ती बन चुकी थी। रोज शाम को वो भाई से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आने लगी। 1 माह ये सिलसिला चलता रहा। फिर वालिद साहब ने एतराज किया क्योंकि ये उनके ऑफिस से वापसी का टाइम होता था। तभी अम्मी जान ने रियान से कहा कि बेटा, तुम सजल के घर जाकर उसे ट्यूशन दे दिया करो। तुम्हारे अबू को उसे यहाँ रोज तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ाई करते देखकर उलझन होती है। रियान ने अम्मी की बात मान ली। अब वो रोजाना सजल के घर जाकर उसे पढ़ाने लगा। कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल। बस इसके बाद क्या कहानी शुरू हुई नहीं मालूम, लेकिन एक दिन उस कहानी का रिजल्ट ये सामने आया कि मेरे भाई ने वालिदा से जिद शुरू कर दी कि वो सजल का रिश्ता तलब करने जाएं। भाई की नई नई नौकरी लगी थी और मुलाजमत भी अच्छी थी। वालिदा चाहती थी कि किसी अच्छे घराने से बहू लाएं, मगर कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों पर बन जाते हैं। तभी मेरे भैया की निगाहों में सजल की सूरत समा गई। लाख समझाने पर भी उसने किसी की बात ना मानी और अम्मी जान को पड़ोसन के घर जाकर सजल का रिश्ता मांगने पर मजबूर कर दिया। अम्मी सजल को बहू बनाना नहीं चाहती थीं। रियान की खुशी की खातिर वहां गईं और रिश्ते की बात की। तब उन्होंने अनोखी शर्त रख दी कि आप अपनी बेटी दानिया का रिश्ता हमारे बेटे राहील को दे देंगी तो हम अपनी बच्ची का रिश्ता देंगे, वरना ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। वालिदा ने बहुत कहा कि मेरी बेटी की उम्र अभी शादी की नहीं है, वो 10वीं में पढ़ रही है, कम से कम मैट्रिक कर ले। लेकिन खाला रजिया नहीं मानी और साफ इनकार कर दिया। अब यक न शुद्ध 2 शुद्ध वाला मामला हो गया। वहां से बहू लेना ना चाहती थी कि बेटी देकर एक नापसंदीदा लड़का बतौर दामाद कबूल करना पड़ गया। हकीकत है कि बेटे की खुशी के लिए अक्सर बेटी की कुर्बानी देनी पड़ती है। सो मेरे साथ भी यही हुआ। भाई की खुशी की खातिर मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। हालांकि वालिद साहिब वटे सटे की शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें राहील तो बिल्कुल पसंद ना था क्योंकि उसने महज BA किया था और
टेक्निकल तालीम याफ्ता भी ना था, वो अभी बरसरे रोजगार भी ना हुआ था, वो उम्र में मुझसे 12 बरस बड़ा होगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर अब्बू ये रिश्ता करना नहीं चाहते थे, मगर भाई ने हमेशा के लिए घर छोड़ जाने की धमकी दी तो उन्होंने हार मान ली। अम्मी बहुत खैफ थीं कि उन लोगों को नहीं जानते थे, ना मालूम कौन लोग थे, किस खानदान से थे और कहां से आए थे। गर्ज वो सारी एहतियात जो कि रिश्ते तय करने के वक्त मलहूज खातिर रखनी होती है, पसे पुश्त डालकर वालिदैन ने रियान की खुशी को मुकद्दम रखते हुए वट्टे सटे का ये सौदा तय कर लिया और यूं मेरी शादी राहील से जबकि उसकी बहन सज्जल की शादी मेरे भाई रियान से हो गई। घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अम्मी अब्बू ने सज्जल को किसी शय की कमी महसूस नहीं होने दी। वालिदा बहू का पूरा पूरा ख्याल रखा करती थी। इसके बरक्स भाभी के वालिदैन मुझसे कतई बेगाना से रहते थे। अपनाइयत का एहसास तो दरकिनार, वो तमाम दिन बात तक भी ना किया करते थे। राहील सुबह कहीं चले जाते और शाम को घर आते तो उनका मूड सख्त आफ होता। कहते कि सारा दिन नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ, थक जाता हूँ तो बेजार हो जाता हूँ। गर्ज नई दुल्हन से उन्होंने कभी खुशगवार मूड में बात तक नहीं की। इस पर सास ने मैके आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी कि हमारे यहाँ बहुएं रोज रोज मैके नहीं जाती। इस बात को मायूब ख्याल किया जाता है। मैं ससुराल में हर ज्यादती सहने लगी। ये सोचकर अम्मी को कुछ ना बताती थी कि कहीं मेरी बदनसीबी मेरे भाई रियान की इस दुआजी जिंदगी में जहर ना घोल दे। उधर मेरी सास झगड़ालू मिजाज की औरत थी। खुदा की करनी उन्हीं दिनों रियान भाई की मुलाजमत जाती रही। अब तो मुझ पर मुसीबत आकर टूटी। दिन रात सास मुझे मेरे भाई की बेरोजगारी के ताने देने लगी। हालांकि उनका अपना बेटा बेरोजगार था और दूसरा लड़का भी अभी पढ़ रहा था। ताहम ससुर अच्छा कमाते थे, लिहाजा घर में खुशहाली थी। जब भाई बीवी के हमराह आते मुझे नाखुश देखकर सोच में पड़ जाते, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। इसी वजह से सब्र के घोंट पीकर खामोश रह जाते थे कि किसी तौर बीवी से बदमजगी पैदा ना हो और वो अलहदगी नहीं चाहते थे। भाभी की घरेलू जिंदगी मेरे भाई की आर्जी बेरोजगारी के बावजूद काबिले रश्क थी, मगर जब मैं आंखों में आंसू लिए वालिदैन के घर जाती तो उनके पुरसुकून खुशियों भरे घर में हलचल सी मच जाती। हालांकि बार बार कुरीदने के बावजूद मैं माँ को अपने दुखों के बारे में नहीं बताती थी कि खावंद और ससुराल वालों का सलूक मुझसे कितना जालमाना है। कमसनी में भी मुझे ये अकल थी कि अगर मैंने खावंद या ससुराल का शिकवा वालिदैन से किया तो लाजिम है कि मेरे भाई का घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर वट्टे सट्टे की शादियों में हुआ करता है। मेरी नाखुश जिंदगी के असरात रियान और सजल की जिंदगी पर हावी हो गए। अम्मी जान जब हमारे घर आती मुझे रोता पाती, वजह पूछती और मैं बात छुपा जाती। फिर सूरत हाल कुछ इस तरह से कशीदा होती गई कि 1 साल के बाद ही दोनों लड़कियां अपने अपने वालिदैन के घर बैठ गईं। ये सच है कि सजल को रियान से बहुत मोहब्बत थी, उसे मेरे वालिदैन से भी कोई शिकायत नहीं थी, मगर जब अना का मामला दरपेश हो गया तो उसे भी अपने वालिदैन का कहा मानना पड़ा और ना चाहते हुए भी खावंद का घर छोड़कर मैके आना पड़ गया। उन दिनों वो उम्मीद से थी और हरगिज अपने खावंद से अलहदा रहना नहीं चाहती थी। सजल को जब उसके माँ बाप जबरदस्ती अपने घर ले गए तो रियान भाई को बहुत दुख हुआ। वो इस कदर सदमे से दो चार हुआ कि खाना पीना तर्क कर दिया और देर तक घर से बाहर रहने लगा। बीवी के बगैर भरा परा घर भी उसे खाली खाली लगता था। घर के चप्पे चप्पे से दरो दीवार से उसे बीवी का हंसना मुस्कुराता हुआ चेहरा झांकता नजर आता था। एहसास तन्हाई ने उसके दिल को रेजा रेजा कर डाला था। सजल रियान की रूह में बस गई थी। वो मेरे भाई की कमजोरी बन चुकी थी। अगर कुछ दिन और वो घर में रहता तो शायद वालिदैन से बगावत ही नहीं सख्त गुस्ताखी कर जाता। इसी में बेहतरी समझी कि घर से चला गया। रियान की गुमशुदगी ने हमारे घर के बुरे हालात पर जलती पर तेल का काम किया। 4 माह के अंदर अंदर उधर तलाक की तैयारियां होने लगी। उसके एक दोस्त को पता था कि वो कराची में कहाँ है। उसने फोन किया कि वापस आ जाओ, यहाँ ये लोग तुम्हारी बहन को तलाक दे रहे हैं। तभी रियान की नजरों में माँ बाप के रंजीदा चेहरे घूम गए और वो लौट कर घर आ गया। वालिदैन दिल शिकस्ता थे। बेटे को देखकर निहाल हो गए। पता चला कि वो बाप बन चुका है, लेकिन ससुराल वालों ने बच्ची की पैदाइश की इतला तक नहीं दी। 8 दिन के बाद एक पड़ोसन की जुबानी पता चला कि बच्ची हुई है। वालिदैन बच्ची के लिए कुछ तोहफे लेकर गए, मगर उन्होंने सीधे मुंह बात ना की और तोहफे भी वापस कर दिए। रियान को बच्ची की पैदाइश से जितनी खुशी हुई थी वो उन लोगों की सर्द मेहरी ने मिटा दी। मेरी खाला और मुमानी
کے اصرار پر امی دوبارہ ان کے گھر بچی کو دیکھنے گئیں، مگر میرے ساس سسر نے پہلے سے بدتر سلوک کیا اور کہا کہ بچی کی صورت تبھی دکھائیں گے جب بغیر کسی شرط کے ہماری بہو کو بھیج دو۔ میری والدہ نے کہا کہ خاندان کے بزرگ کو بلا کر یہ بات سب کے سامنے کہہ دو، پھر بزرگ جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہوگا۔ اس پر وہ مشتعل ہو گئے، والدہ صاحبہ کی بے عزتی کی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ والدہ گھبرا گئیں، گھر آئیں تو غصے سے کانپ رہی تھیں۔ بھائی کی خوشی کی خاطر میں تو سب رنجشیں درگزر کرنے پر تیار ہو گئی، مگر یہاں معاملہ سنورنے کے بجائے اور بھی بگڑ گیا۔ ان لوگوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ والد صاحب نے کافی سوچ بچار کے بعد میری طرف سے طلاق مانگ لی۔ انہوں نے کہلوا بھیجا کہ ہم اسی صورت میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیں گے کہ جب پہلے ریان ہماری بیٹی سجل کو طلاق دے دے۔ ریان ان باتوں سے کترانے کو کراچی چلا گیا۔ لوٹا تو صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ ساس سسر کی بے رخی نے اس کی دیوانگی اور بھی بڑھا دی۔ ریان کی حالت امی ابو سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ مجبور تھے، بھلا کر بھی کیا سکتے تھے۔ اس نے اپنے طور پر حالات کے سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اکیلا ہی اپنے سسرال چلا گیا۔ نوزائیدہ بچی کو دیکھنے کا ارمان اور بیوی سے دو باتیں کرنے کی آرزو اسے ان کے در تک لے گئی، لیکن سجل کی ماں نے داماد کو دروازے پر کھڑا پا کر دروازہ ہی بند کر دیا۔ اندر سے بولیں کہ میاں اب تم اس گھر کے لیے غیر ہو، طلاق دو اور طلاق لو، یہ ہمارا قطعی فیصلہ ہے۔ اگر بیٹی کو دیکھنا ہے تو بہن کو ساتھ لے آؤ اور وہ ہمارے بیٹے کا گھر بسائے۔ جذبات کی دیوانگی نے میرے بھائی کو مجبور کر دیا کہ کچھ کر ڈالے، زندہ رہے نہ رہے مگر ایک بار اپنی بیٹی کی صورت ضرور دیکھ لے۔ محلے کے چند معزز لوگوں نے اسے سنبھالا۔ گھر آیا تو سب پریشان تھے۔ اس نے مجھے بلا کر کہا کہ اب میری خوشی تیرے ہاتھ میں ہے، تو میرے ساتھ چل، بس ایک بار مجھے اپنی بیٹی کی صورت دیکھ لینے دے، پھر بے شک واپس آ جانا۔ میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری سزائیں ریان کو محض اس وجہ سے مل رہی تھیں کہ میں اپنے سسرال اور شوہر کے برے سلوک سے ناخوش تھی، جبکہ وہ لوگ ہر صورت میں مجھے واپس گھر میں بسانا چاہتے تھے۔ جب سمجھوتے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو خاندان والوں کی موجودگی میں طلاق ہو گئی۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی قبول کر لی۔ اس وقت میرے سسرال والوں کا یہ رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے دونوں گھر بسانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے میری منت سماجت کی کہ مان جاؤ، طلاق نہ لو، گھر چلو، تاکہ ہماری بیٹی سجل بھی اپنے گھر بس جائے گی۔ آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ تحریری طور پر بیان لکھوانا چاہا کہ بچی سے تا حیات ریان کا کوئی تعلق نہ رہے گا اگر اس نے ہماری بیٹی کو آج طلاق دے دی۔ ریان بھائی اس بیان کو لکھنے پر قطعی راضی نہ تھے، مگر اپنے والد کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ان کی عزت کی خاطر کپ کپاتے ہاتھوں سے ریان نے یہ تحریر لکھ کر دے دی، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ لمحے میرے بھائی کے دل پر صدیوں سے زیادہ بھاری گزرے تھے۔ کاش مجھے اس وقت احساس ہو جاتا اور بھائی کی خوشیاں بچانے کو واپس سسرال جانے پر راضی ہو جاتی۔ یہ بیان لکھنے کے بعد کاغذات پر دستخط ہوئے تو جن قدموں سے ریان پنچایت سے اٹھ کر باہر آیا وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ میری تو دکھوں سے جان چھوٹ گئی، مگر میرا بھائی اجڑ گیا۔ اب اداسی اور بیزاری ریان کی طبیعت میں گھل مل گئی تھی۔ یار دوستوں نے غم بھلانے کے جو نسخے بتائے ان میں مے نوشی بھی شامل تھی۔ ہر وقت مے نوشی سے وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ اب تو والدین بھی چھپ چھپ کر روتے رہتے تھے۔ مجھے اب شدید احساس ہوا کہ میری وجہ سے میرے بھائی کی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ تبھی میں نے خود کو ختم کرنا چاہا، مگر ماں نے بر وقت آ کر مجھے بچا لیا۔ ادھر ہماری رنجیدگی کی خبریں ان لوگوں کو مل رہی تھیں، تبھی انہوں نے ہم کو جلانے کے لیے پہلے راحیل کی اور پھر سجل کی شادی کر دی۔ اب وہ محلے بھر سے کہتے پھرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے دونوں بچوں کے گھر دوبارہ سے بسا لیے ہیں، برباد تو دانیہ اور ریان ہو گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کب بستے ہیں۔ یہ باتیں جب والدین سنتے تو ریان کو سمجھاتے کہ بیٹا اب تم بھی دوبارہ شادی کے لیے راضی ہو جاؤ تاکہ ہمارا جی بہل جائے اور دشمن بھی خوشی نہ مناتے رہیں، مگر ریان کے اندر جیسے بغاوت جاگ اٹھی تھی۔ وہ امی ابو سے کہتا تھا کہ گویا میں تو آپ لوگوں کے لیے کھلونا ہو گیا ہوں، دوسروں کی خوشی کی خاطر جب چاہے مجھے دولہا بنا دیا، جب چاہا کہ طلاق دلوا دی، اور میری اپنی خوشی کا تو جیسے کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ مجھے امی ابو نے سمجھایا کہ ہماری خاطر تم دوبارہ شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، تو میں نے یہی جواب دیا کہ جب بھائی دوسری شادی کر لے گا اس کے بعد میں کروں گی، کیونکہ اس کا گھر میری وجہ سے اجڑا ہے۔ جب تک ریان دوبارہ گھر نہ بسائے گا میں شادی
شادی کا نام تک نہ لूंगी। मेरी शर्त भी रियान को शादी पर आमादा ना कर सकी। गोया एक आग थी जिसने भाई को अपनी लपेट में ले रखा था। रियान चाहता था कि किसी भी तरह अपनी बेटी को हासिल कर ले। खबर मिली कि सजल अपनी दूसरी शादी से खुश नहीं है। एक उम्मीद जाग गई। रियान छुपे चोरी अपने ससुर से मिला कि अगर मेरी बेटी की वजह से सजल की इज़्दवाजी जिंदगी मुतासिर हो रही है तो बेटी मुझे दे दो। बड़े मियाँ बेपर कर बोले कि मियाँ तुम उसे पूरी जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो यहाँ पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए। इसके चंद रोज बाद रियान ने सजल को एक खैराती अस्पताल में दवा की शीशी पकड़े जाते हुए देखा। उसके कदम वहां ही रुक गए। उसने रियान भाई को देखकर पर्दा कर लिया और तेज कदमों के साथ अस्पताल के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद 13-14 साल की लड़की एक छोटी सी कमजोर बच्ची को उठा लाई और बोली कि सजल भाभी ने भेजा है, पूछ रही हैं कि आप इस बच्ची को पहचानते हैं, ये आपकी बेटी सबा है। रियान भाई ने बेताबी से झुपट कर बच्ची को सीने से लगा लिया। बुखार से उसका नन्हा सा वजूद तपता अंगारा हो रहा था। उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले। सोच रहे थे कि मैं भी कितना बदनसीब बाप हूँ जो बच्ची को पहली बार देख रहा हूँ, वो भी इस हालत में कि उसकी माँ उसके लिए एक अजनबी औरत बन चुकी है और उनकी आंखों के सामने उसे खैराती अस्पताल इलाज कराने लाई है। रियान ने सजल से कहला भेजा कि खुदा के लिए मुझसे जिस कदर पैसा चाहो ले लो, मगर बच्ची का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाओ। सजल ने जवाब दिया कि इस पर अब आपका कोई हक नहीं रहा। अगर इतना ही प्यार था तो तलाक के कागजात पर दस्तखत क्यों किए थे? उस रोज वो बच्ची को माँ के हवाले करके थके हारे कदमों से वापस घर को आ गए थे। सोचा कि एक सरे राह मिलने वाली अजनबी खातून तुझे इस सवाल का क्या जवाब दूं। अगर तू दिल की शोरीदा सिरी जानती तो तुझे बताता कि मेरे दिलो दिमाग पर तेरा ही राज आज भी है। तूने तो अपना घर बसा लिया, मगर मैं कर्ब के जिस दौर से गुजर रहा हूँ खुदा दुश्मन को भी वो दर्द ना दे। सच है कि वालदैन की छोटी अना ने मेरे भाई की खुशी को डस लिया था और बहन की खातिर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी क्योंकि मैं राहील के साथ किसी तौर रहना नहीं चाहती थी। फिर हमारे बड़ों की जिद ने एक मासूम बच्ची से बाप का प्यार हमेशा के लिए छीन लिया था। नाना नानी ने भी इंतकाम की आग में मासूम जान को ही झोंका तो क्या उससे उनको सुकून मिल गया? ये भी ना सोचा कि अगर बच्ची मर गई तो कुछ दिन रोकर बेबस बाप को तो करार आ जाएगा, मगर माँ उम्र भर तड़पती रहेगी। शायद कि उन्होंने इसलिए बच्ची को मेरे भाई से जुदा किया कि वो सारी उम्र कर्ब में मुब्तला रहे और उसकी जुदाई में ता जिंदगी सुलगता रहे। उफ, बाज लोग कितने जालिम होते हैं ना, कि अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए किसी मासूम जिंदगी को ईंधन बनाकर उस आग में झोंक देते हैं और उनको अपने इस जालमाना रवैये पर जरा भी निदामत नहीं होती। बिलाखिर वो मासूम फूल के जिसका नाम सबा था एक दिन सौतीले बाप के सख्त रवैये की ताब ना लाकर हमेशा के लिए मुरझा गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आप किसको कसूरवार ठहराएंगे, रियान या उसकी बहन को या फिर सजल के माँ बाप को? अफसोस बस इस बात का है कि अपनी जाती अना की वजह से एक मासूम अपनी जान से गई जो बाप के प्यार से महरूम रही। ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।